इस वीडियो में आज हम इंडियन पॉलिटिकल जीके की राजनीतिक शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है, उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। दूसरा शब्द है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? सरकार को सारी शक्तियां जनता से ही प्राप्त होती है। शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए है। दूसरा शब्द है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या है? ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है। यहाँ राज्य का अर्थ राज्य और केंद्र दोनों से है, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है, इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद धारण करता है। मतलब ये जो गणराज्य इसलिए उपयुक्त किया जाता है, जैसे कि कोई भी पद है या फिर हम लोग ले लेते हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते हैं, उनका क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है, ठीक। उसी को बोला जाता है गणराज्य। नेक्स्ट जो शब्द है वह है अध्यादेश। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा। नेक्स्ट जो शब्द है वह है प्रश्नकाल। जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है, उसके शुरू के पहले 1 घंटा सामान्यतः प्रश्नकाल का समय कहलाता है। नेक्स्ट शब्द है शून्यकाल। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियमों में कोई उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट शब्द है सदन का स्थगन। स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है। नेक्स्ट शब्द है अनुपूरक प्रश्न। सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट है विघटन। केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है, इसे लोकसभा भंग हो जाती है। दूसरा शब्द है तारांकित प्रश्न। जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है। जब यह स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। नेक्स्ट शब्द है धन विधेयक। संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। धन विधेयक को पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता। नेक्स्ट शब्द है विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है। भारत में संचित निधि में से
कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है। नेक्स्ट शब्द है अविश्वास प्रस्ताव। यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन के बहुमत की परीक्षा होती है। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार जो है गिर जाती है। नेक्स्ट शब्द है पदेन, पद धारण करने के कारण। दूसरा शब्द है निषेधाधिकार। मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति, ऐसा करने से अधिनियम कानून का रूप नहीं ले पाता। निंदा प्रस्ताव। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। गुलेटिंग, वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो, बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है। काकस, किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं। इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है। नेक्स्ट शब्द है सचेतक। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर द्वारा की जाती है। नेक्स्ट शब्द है निर्वाचन मंडल। विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते हैं। नेक्स्ट शब्द है न्यायिक समीक्षा। विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यायपालिका जांच करती है। इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। प्रभुसत्ता संपन्न, जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो। इंडियन पॉलिटिकल जीके में अब हम नेक्स्ट प्रमुख संवैधानिक अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख है। अनुच्छेद 1 में यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 30 में किनका उल्लेख है। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले मौजूद राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 5 से 11 में किसका उल्लेख है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। अब नेक्स्ट अनुच्छेद 12 से 35 में किसका उल्लेख है। तो 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 36 से 51 में किसका उल्लेख है। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 क में किसका उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य का। अनुच्छेद 52 से 73 में किसका उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का संगठन और कार्य क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 74 से 75 में किसका उल्लेख है। यहाँ मंत्रिपरिषद की व्यवस्था और उसके कर्तव्य के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 79 में किसका उल्लेख है। यहाँ है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में उल्लेख है राज्यसभा का गठन। अनुच्छेद 81 में किसका उल्लेख है। यहाँ पर लोकसभा के गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में किसका उल्लेख है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 124 में किसका उल्लेख है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 153 से 162 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें राज्यपाल की नियुक्ति तथा उनके अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 163 से अनुच्छेद 164 में किसका उल्लेख है? यहाँ राज्य के मंत्रिपरिषद सह मुख्यमंत्री के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 168 से अनुच्छेद 195 में किसका उल्लेख है? राज्य विधायिका का उल्लेख है। अनुच्छेद 216 में किसका गठन है? उच्च न्यायालय का गठन है। अनुच्छेद 239 क में किसका उल्लेख है? दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 में किसका उल्लेख है? यहाँ पंचायती राज नगर पालिका का गठन और इसके अन्य उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 248 में किसका उल्लेख है? अविशिष्ट विधि संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 266 में किसका उल्लेख है? भारत और राज्यों की संचित निधियों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 267 में किसका उल्लेख है? आकस्मिक निधियों के बारे में अनुच्छेद 267 में उल्लेख है। अनुच्छेद 280 में किसका उल्लेख है? वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 281 में किसका उल्लेख है? वित्त आयोग के गठन की सिफारिशों के बारे में अनुच्छेद 281 में है। अनुच्छेद 312 में किसका उल्लेख है? यहाँ अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 315 में किसका उल्लेख है? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग का गठन, इसके बारे में अनुच्छेद 315 में दिया गया है। अनुच्छेद 320 में किसका उल्लेख है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में अनुच्छेद 320 में दिया गया है। अनुच्छेद 324 में किसका उल्लेख है? यहाँ पर भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 330 में किसका उल्लेख है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अनुच्छेद 331 में किसका उल्लेख है? लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में अनुच्छेद 331 में है। अनुच्छेद 343 से 351 में किसका उल्लेख है? संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की भाषा के संबंध में दिया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 में किसका उल्लेख है? जहां आपातकालीन उपबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 में किसका उल्लेख है? यहाँ पर संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 370 में किसका उल्लेख है? यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध जो भी हैं उनके बारे में बताया गया है। अब हम इंडियन पॉलिटिकल जीके में नेक्स्ट टॉपिक भारत का संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए संविधान क्या होता है। लिखित और मौलिक दस्तावेज जिसके आधार पर किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है वही संविधान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जो संविधान सभा जिसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है उस सभा का गठन किया गया था जुलाई 1946 में। संसार का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो हमारे भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टोटल समय लगा। शुरू में संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां थी?
तो शुरुआत में संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आंसर है संविधान सभा। जो हमारे संविधान है उसका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में किया गया था। अब इस संविधान सभा में कौन थे? चुने हुए प्रतिनिधि ही इस संविधान सभा में थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? जो संविधान सभा चुना गया था, जिनका कार्य था संविधान का निर्माण करना, उनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब संपन्न हुआ था? तो यह संपन्न हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। देखिए, जो संविधान सभा बना था वह कब बना था? जुलाई 1946 में बना था, लेकिन जो इसकी पहली बैठक हुई, पहला जो अधिवेशन हुआ वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो यहाँ के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की थी पहले अधिवेशन में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसमें संविधान सभा की दूसरी बैठक में किया गया था, जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान की नींव किसे माना जाता है? आंसर है उद्देश्य प्रस्ताव को। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किया था और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से हमारे संविधान सभा की नींव पड़ी थी। तो इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव किया था उसे कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अब देखिए, संविधान को बनाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई, जिसमें प्रारूप समिति एक समिति थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया? आंसर है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान के अंगीकृत करते समय कितने सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान कब लागू कर दिया गया? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमने भारतीय संविधान को लागू कर दिया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और यह जो प्रारूप समिति थी जिनका कार्य था भारतीय संविधान को बनाना, उसकी अध्यक्षता भी भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वह लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? आंसर है 24 जनवरी 1950 को। जब संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया।
पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसे जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में, जो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। पंथ निरपेक्ष समाजवादी हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? आंसर है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा समर्पित करते हैं। यह हमारे संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है। नेक्स्ट है, संविधान में गणतंत्र प्रणाली का स्रोत कौन सा देश है? आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। संविधान संशोधन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन जो है वह हमारे अनुच्छेद 368 में है और यह किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य और नियोजन प्रणाली किस देश से ली गई है? आंसर है रूस। संविधान में शामिल कानून द्वारा स्थापित शब्दावली का स्रोत कौन सा देश है? जापान। संविधान की प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यह सब किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण को किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का गठन और अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसे लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का जो पद है वह कहाँ से लिया गया है? तो उसे भी यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किस देश संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो जो संसदीय शासन प्रणाली है उसे ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश की कानून निर्माण प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया गया है? आंसर है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख रूप में अस्तित्व और अखिल भारतीय सेवा प्रणाली किस देश से प्रभावित है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? लिखित और लोक निर्मित संविधान है। कई संविधानों का समावेश किया गया है। नम्य और अनम्य का मिश्रण है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। एकात्मक और संघात्मक शासन का समन्वित रूप है। मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रकृति, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था, यह सब हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जो मूल संविधान बनाया गया था उसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, जो अब बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। नेक्स्ट, अब इंडियन पॉलिटिकल जीके में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? आंसर है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का राज्य के रूप में गठन कब किया गया था? 1953 में इसका गठन किया गया था।
किस आयोग की सिफारिशों ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया? तो इसके थे फजल अली आयोग के द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्यों का गठन हुआ था? तो इस समय 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात का गठन कब किया गया? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात का गठन किया गया था। बंटवारे से पहले कौन से दो राज्य बंबई राज्य में समाहित थे? तो महाराष्ट्र और गुजरात पहले बंबई में ही रहते थे। अब इसके बाद 1 मई 1960 को फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में बंबई से अलग हुए। बंबई राज्य का बंटवारा कर महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य क्यों गठित किए गए थे? क्योंकि यहाँ पर मराठी और गुजराती भाषियों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसके कारण मराठी और गुजरातियों ने अपने लिए अलग राज्यों की मांग की थी। गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया था? तो इन्हें आज़ाद किया था 18 दिसंबर 1961 को। किस संविधान संशोधन के जरिए गोवा, दमन एवं दीव को भारत का अंग बना लिया गया? तो यह पहला संविधान संशोधन के जरिए गोवा, दमन एवं दीव को भारत में मिला लिया गया था। नेक्स्ट है, नागालैंड राज्य की स्थापना कब और क्यों हुई? 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड अलग राज्य बना। नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके इसे बनाया गया था। पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा के कारण पंजाब किन दो राज्यों में विभाजित हो गया था? तो यह पंजाब और हरियाणा इन दोनों भागों में विभाजित हो गया था। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आए? तो यह सब 21 जनवरी 1972 को अस्तित्व में आए। देखिए, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश नया बना। उसके बाद 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। नेक्स्ट है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य के रूप में गठन कब हुआ था? 20 जनवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का राज्य के रूप में गठन हुआ था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 30 मई 1987 को। 1961 में पुर्तगालियों से गोवा आज़ाद हुआ था और फिर 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। साल 2000 में कितने राज्यों का गठन हुआ था? तो साल 2000 में 3 राज्यों का एक साथ गठन हुआ और वह राज्य थे झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? तो वह जम्मू कश्मीर को। राज्य द्वारा निर्मित एक संविधान सभा द्वारा किस राज्य के लिए पृथक संविधान का निर्माण किया गया था? तो जम्मू कश्मीर के लिए एक पृथक संविधान का निर्माण प्राप्त किया गया था और उसके आधार पर उसे विशेष दर्जा भी प्राप्त किया गया था। जम्मू कश्मीर के लिए बना पृथक संविधान कब अस्तित्व में आया? तो यह 26 जनवरी 1957 को अस्तित्व में आया था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष संविधान बनाया गया था, पृथक संविधान इसके लिए बनाया गया था। क्षेत्रीय परिषद से क्या समझते हैं? भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इंडियन पॉलिटिकल जीके में अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मौलिक अधिकार। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? आंसर है मौलिक अधिकार को। मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
नेक्स्ट है, जनता के प्रति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को मर्यादित कौन करता है? तो आंसर है मौलिक अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें टोटल 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही मूल अधिकारों का प्रारूप जो है वह बनाया था। सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने और कब की थी? आंसर है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। नेक्स्ट है, सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग किसने और कब की थी? रिपीटेड है ये। दूसरा क्वेश्चन है, जब संविधान बना तब भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार मिले हुए थे? आंसर है 7। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में अभी हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में संविधान भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है? तो वह 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान संशोधन के जरिए निरस्त कर दिया गया? आंसर है संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में हमारे पास टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए गए और अभी वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से अलग कर दिया गया है। तो टोटल हमारे पास अब 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन से निरस्त कर दिया गया? तो आंसर है 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट है, संविधान में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका नाम क्या क्या है? पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। भारतीय नागरिकों को संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार प्रदान करता है? आंसर है 14 से 18 अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को पहला मौलिक अधिकार समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 के तहत भारत के नागरिकों को नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 से 22। हमने देखे थे कि जो समानता का अधिकार था वह अनुच्छेद 14 से 18 तक था। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार था। उसके बाद दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। देखिए 14 से 18 में समानता का अधिकार, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार और 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र है? आंसर है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सबसे पहला मौलिक अधिकार था समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं। दूसरा जो अधिकार था
वह था स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक दिए गए हैं। तीसरा अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 और 24 दिया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा जो था वह था शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 दिए गए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सबसे अहम था, जिसके बिना संविधान अधूरा है? आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 में किस अधिकार का जिक्र है? तो यहाँ पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट को भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के संरक्षण का अधिकार देता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। किस परिस्थिति में मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है? आंसर है विशेष स्थिति या आपातकाल। इसमें हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको सीमित किया जा सकता है। किन मौलिक अधिकारों का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता? आंसर है जीवन का अधिकार, शारीरिक उत्पीड़न न किए जाने का अधिकार तथा बालक श्रम के प्रतिशोध का अधिकार। इनको निलंबन नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 से हमने 22 तक देखे थे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 19 का में प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत पर रोक लगाता है? आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का जो है अनुच्छेद है, जिसमें छुआछूत पर रोक लगाना जो है दिया गया है, जो 14 से 18 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जिसमें समता का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को उनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार मिलता है? अनुच्छेद 29। हमने देखे थे कि संस्कृति एवं शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है वह 29 और 30 में है। इंडियन पॉलिटिकल जीके में अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वह है मौलिक कर्तव्य। इसका क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है रूस। जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको रूस से लिया गया है। किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड करने का जो है सुझाव दिया गया था, तो इन्हीं की समिति पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। किस संशोधन के बाद भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? आंसर है 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन जो है वह 1976 में हुआ था, जिसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्य को, जिसे जोड़ा गया है। और 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया था। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की व्याख्या मिलती है? तो यह भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में, जिसको कि 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आंसर है 11। हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या कितनी है? 11 है।
संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? आंसर है, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। देश की रक्षा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान बंधुत्व की भावना का निर्माण करे। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जित करने की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता का संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना भी मौलिक कर्तव्य है। अब हम इंडियन पॉलिटिकल जीके के नेक्स्ट टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो यह किया गया है संविधान के भाग 4 में। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं और संविधान के भाग 4 क में राज्य के मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है? तो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। देखिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने मौलिक अधिकार देखे थे जो भाग 3 में था, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। और संविधान के भाग 4 क में 51 क में हमारे क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा ली गई है? तो यह आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? नहीं। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त है? नहीं, यह अदालत द्वारा न्यायिक नहीं है, ना ही इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है। किस अनुच्छेद में राज्य को हिंदी भाषा के प्रोत्साहन करने की नीति और निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 351 में। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के जरिए राज्य के नीति निर्देशक का हिस्सा बनाया गया है? तो अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने को जो है नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद 51 में वर्णित है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण दिया गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, जो स्थान हैं और वस्तुओं का जो है संरक्षण वह मिलता है। धन का समान वितरण के सिद्धांत को राज्य लागू करेगा, यह संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहलाता है? तो अनुच्छेद 39 में धन का समान वितरण जो है राज्य लागू करेगा, यह इस अनुच्छेद में दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 40 में कही गई है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का जिक्र है। अब हम इंडियन पॉलिटिकल जीके में नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति, इनके क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है,
भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको कि 24 नवंबर 1950 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे और 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं और 1 बार राष्ट्रपति रहे। किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना की गई थी? तो डॉक्टर वी गिरी जो है राष्ट्रपति थे, जिनके समय में दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध चुने गए। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्र अध्यक्ष है और ये हमारे जो है संविधान के प्रमुख भी होते हैं? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 52 में। भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? आंसर है राष्ट्रपति को। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? आंसर है राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय किसी भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो उसमें 50 जो है प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का सदस्य होते हैं। नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? दिल्ली और पुदुचेरी। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है? आंसर है जितनी बार निर्वाचित हो सके। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर कब तक निर्वाचित हो सकता है, वह जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली से भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक राज्य के चुने हुए विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद की वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? आंसर है 5 वर्षों का। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है? सेवानिवृत्ति के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितना सालाना पेंशन मिलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? तो नहीं, राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और जो भत्ते होते हैं उन्हें नहीं घटाया जा सकता। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? आंसर है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति इनकी जो सूचना है वह लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? आंसर है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
संसद के सत्र आहूत करने और छात्रावास करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? आंसर है राष्ट्रपति को। वो लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण भी दे सकता है। किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पूरे देश में आपातकाल करने का अधिकार है। संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 123। मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है? आंसर है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड की सजा को भी माफ करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा प्राप्त है। किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है? आंसर है धन विधेयक। धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है और धन विधेयक को कहाँ पर पेश किया जाता है? लोकसभा में पेश किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा? वह चाहे तो वह परामर्श मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। तो यह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो या फिर निषेधाधिकार शक्तियां प्राप्त हैं? तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है। पहला है आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, जिसको कि सस्पेंशन वीटो कहा जाता है। तीसरा है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है, यानी वो अनुमति नहीं दे सकता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। इसके तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। लास्ट है जेबी वीटो, पॉकेट वीटो। इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण विवादास्पद भारतीय डाक विधेयक, जो कि 1986 के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। अब हम इंडियन पॉलिटिकल जीके के नेक्स्ट टॉपिक उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा? आंसर है अनुच्छेद 63 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आंसर है अमेरिका। जो उपराष्ट्रपति का पद है वह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा का पदेन होता है। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? आंसर है नहीं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति तो होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है? आंसर होगा नहीं। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह इसके सदस्य नहीं होते हैं। क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है? आंसर होगा हाँ। जब जो वोट होता है वो डाई हो जाता है, तो उस समय जो निर्णायक मत होता है वह उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है? आंसर है 6 माह। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव लेना अनिवार्य होगा। क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को वेतन और अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति की मिलती है? आंसर है हाँ। यदि जो उपराष्ट्रपति है वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति को वेतन और अन्य सुविधाएं भी राष्ट्रपति की ही मिलती है।
उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेना पड़ता है? आंसर है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष। उपराष्ट्रपति को जब पद ग्रहण करना होता है तो शपथ लेने किसके सामने शपथ लेते हैं? राष्ट्रपति। और यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो वह उसके सामने जो शपथ लेता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने सालों का होता है? आंसर है 5 सालों का होता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। इंडियन पॉलिटिकल जीके में अब हम नेक्स्ट टॉपिक प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उसके दायित्वों के निर्वाह में सलाह देने के लिए मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? आंसर है अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को उनके दायित्वों के निर्वाह में सलाह देने के लिए मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का जो पद है उसका प्रावधान होना चाहिए, यह बोला गया है अनुच्छेद 74 में। केंद्रीय मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर है अधिकतम 15%। जो केंद्रीय मंत्री परिषद की सदस्य संख्या होती है वह जितनी लोकसभा की कुल संख्या होती है उसका 15% ही होना चाहिए अधिकतम। राज्य मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या सीमा क्या होनी चाहिए? जो आंसर है विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 15%। जो राज्य में मंत्री परिषद होते हैं उसमें भी जो सदस्य संख्या होती है वह क्या होनी चाहिए? विधानसभा में जितने सदस्य होते हैं उनका अधिकतम 15%। हमने जैसे केंद्र में केंद्रीय मंत्री परिषद होती है उसके लिए देखे थे कि लोकसभा की कुल जितनी सदस्य संख्या होती है उसका 15% होना चाहिए, और राज्य मंत्री परिषद में विधानसभा में जो सदस्यों की कुल संख्या होती है उसका 15% होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर केंद्रीय मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त करते हैं? आंसर है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और फिर जो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य जो केंद्रीय मंत्री परिषद होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह अनुच्छेद 75 में उल्लेखित है। अगर मंत्री बनते समय कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं हो तो उसे कितने दिनों में संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य है? आंसर है 6 महीने तक। अगर कोई मंत्री बन रहा है और वह किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने में किसी भी संसद की सदस्यता लेने के लिए अनिवार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, मंत्री कितने तरह के होते हैं? आंसर है 3 तरह के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आंसर है लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद होते हैं वे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, अगर लोकसभा किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करे या उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो क्या पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है? हाँ, अगर लोकसभा में एक मंत्री के ही खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे मंत्रिमंडल को और विधेयक जो है वो पास हो जाए तो क्या होता है? पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है? आंसर है प्रधानमंत्री। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। वह किसकी सलाह पर कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह पर।
नेक्स्ट है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग की जगह पे क्या आ गया है? नीति आयोग। तो इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के भी पहले अध्यक्ष रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू का। इन्होंने 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहा है, टोटल 16 साल 9 महीने और 13 दिन। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो वे संसद में किस सभा की सदस्य थी? वह राज्यसभा की सदस्य थी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए? आंसर है चौधरी चरण सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह जो विश्वास मत जो होता है वह प्राप्त करने में असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कौन आसीन हुए? आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे और सबसे कम कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनके नाम है? जगजीवन राम का। करीब 32 साल केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं। अब हम इंडियन पॉलिटिकल जीके में नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वह है राज्यसभा। क्वेश्चन है, भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर भारत की जो संसद है वह बनती है। संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? वह होती है 250। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? आंसर है 12। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है? आंसर है 30 वर्ष। क्या राज्यसभा सदस्य के लिए ये ज़रूरी है कि उसका नाम उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना हो चाहता है? जी हाँ, जो राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं उनके लिए यह ज़रूरी है कि वह जिस जगह से राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं उस राज्य में जो निर्वाचन क्षेत्र की सूची होती है उनमें उनका नाम होना ज़रूरी है। संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा। राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में आता है? यह अनुच्छेद 80 में आता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? आंसर है 6 साल का। नेक्स्ट है, जब राज्यसभा स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल क्यों रखा गया है? आंसर है, दरअसल इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन होता है? आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति या उपाध्यक्ष कौन चुनता है? राज्यसभा में से ही सदस्य को 6 साल के लिए उपसभापति चुनते हैं, क्योंकि जो सभापति होते हैं वह तो उपराष्ट्रपति होते हैं, इसलिए उपसभापति को राज्यसभा सदस्य में से ही किसी एक को चुन लिया जाता है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? आंसर है SV कृष्णमूर्ति राव राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का क्या अधिकार है?
सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे लोकसभा मानने को बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है। अगर इस समय सीमा तक विधेयक वापस नहीं होता तो पारित माना जाता है। राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि धन विधेयक क्या होता है, सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति साल में कितनी बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करते हैं? आंसर है कम से कम 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच कितने महीनों का अंतर होना चाहिए? 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और 6 महीने का ही अंतर होना चाहिए। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को, और यह किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर है 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। किन जगहों से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, इन जगह से राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं है। अब हम इंडियन पॉलिटिकल जीके के नेक्स्ट टॉपिक लोकसभा के बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहा जाता है? आंसर है लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा जो है वह कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन चुनता है? आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा सदस्य या फिर लोकसभा सांसद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो मूल संविधान में जो था वो लोकसभा की सदस्य संख्या 500 की निश्चित की गई थी। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आंसर है 552। लोकसभा में जो सदस्य संख्या होती है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? तो वह 552 हो सकती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वह है 545। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकते हैं? तो आंसर है 2 आंग्ल भारतीयों का। वहीं राज्यसभा में कितने करते हैं? 12। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? तो 84वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सन 2001 में लाया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? आंसर है गुप्त मतदान के द्वारा। वयस्क मताधिकार के आधार पर जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। मतदान करने की उम्र कब से मानी गई है? आंसर है 18। वयस्क मताधिकार जो उम्र है वह कितना माना गया है? 18 वर्ष का माना गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना गया है? तो आंसर है 61 संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें कहा गया कि 18 वर्ष की आयु से व्यक्ति वोट दे सकता है या व्यक्ति वयस्क माना जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है? तो वह रखी गई है 25 वर्ष। यदि लोकसभा का सदस्य बनना है तो व्यक्ति की उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने साल का होता है? आंसर है 5 साल का। जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो वह होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थिति में समय के पूर्व लोकसभा भंग किया जा सकता है? आंसर है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को उसके समय से पहले ही भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ऐसा कितनी बार हुआ है जब समय से पहले पूर्व लोकसभा भंग हो गया हो? तो ऐसा 8 बार हो चुका है जब लोकसभा को उसके समय से पहले ही भंग कर दिया गया है।
लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त जो है अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में कहा गया है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है हो सकता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की अधिवेशन होगी और जिसको बुलाने का अधिकार किसके पास रहेगा? राष्ट्रपति के पास रहेगा। नेक्स्ट है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष की। जो संयुक्त अधिवेशन वह दिया गया है 108 अनुच्छेद में और जिसको बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति को, और इसकी अध्यक्षता जो है वह किसके द्वारा किया जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है, धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? आंसर है लोकसभा। क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? आंसर है नहीं। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। नेक्स्ट है, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। GV मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है M अनंत शयनम अयंगर। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल रहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने सबसे पहले भारतीय संसद को संबोधित किया था? आंसर है D.D. आइजनहॉवर। D.D. आइजनहॉवर अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे पहले भारतीय संसद को संबोधित किया था। नेक्स्ट है, अब तक किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? D.D. आइजनहॉवर ये तो पहले हैं, जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा, ये सभी जो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारतीय संसद को संबोधित किया है। अब हम इंडियन पॉलिटिकल जीके में नेक्स्ट टॉपिक केंद्र राज्य के बीच संबंध को देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र राज्य संबंध को केंद्र की ओर उन्मुख करने की प्रणाली किस देश से ली गई है? आंसर है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस सूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख है? आंसर है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों में बांटा गया है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो अनुसूची 7 में 3 सूचियां बनाई गई है जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। केंद्र और राज्य के बीच किसका विभाजन नहीं किया गया है? आंसर है न्यायपालिका का। न्यायपालिका का केंद्र और राज्यों के बीच कोई भी विभाजन नहीं किया गया है, जबकि संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र राज्य के बीच विवाद सुलझाने के लिए कितने आयोग गठित किए गए हैं? आंसर है 4। प्रशासनिक सुधार आयोग, राज्य मन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति आयोग और सरकारिया आयोग। यह 4 आयोग हैं जो केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए गठित किए गए हैं। सरकारिया आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? आंसर है केंद्र और राज्य के रिश्तों को सुधारने के उद्देश्य से सरकारिया आयोग का जो है गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये तो रिपीटेड है, देख लिए। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? सन 1983 को किया गया था। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष का क्या नाम था? जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया के नाम पर ही सरकारिया आयोग जो है रखा गया था और यही इसके अध्यक्ष थे। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वह 1987 को पेश की थी।
केंद्र और राज्य के संबंध को बेहतर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत सरकारिया आयोग ने किस परिषद के गठन की सिफारिश की थी? आंसर है स्थायी अंतर्जातीय परिषद की गठन की थी। क्षेत्रीय परिषद। भारत के संविधान में क्षेत्रीय परिषद का जिक्र नहीं किया गया है। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 5 हिस्सों में बांटा गया है तथा हर क्षेत्र के समान हितों के संबंध में सलाह देने हेतु क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई थी। अब हम नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल जीके में चुनाव आयोग के बारे में पढ़ेंगे। क्या चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है? तो हाँ, चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 324 में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 2 अन्य चुनाव आयुक्त को भी नियुक्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन कहाँ से दिया जाता है? आंसर है भारत के संचित निधि से। मुख्य चुनाव आयुक्त को वेतन जो है वह भारत के संचित निधि से दिया जाता है। पद संभालने की तिथि से लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितने साल का होता है? आंसर है 6 वर्ष तक या फिर 65 साल की उम्र, दोनों में से कोई एक। कदाचार और सक्षमता पाए जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या होती है? आंसर है महाभियोग। महाभियोग के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जाता है। चुनाव आयोग के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? चुनाव आयोग के कार्य हैं चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह देना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करवाना। यह सभी कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट है किसी भी पार्टी के लिए राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? कोई भी पार्टी है, अगर उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलना है तो उसके लिए कौन सी शर्तें उसको पूरी करनी पड़ेगी? लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% हासिल करना आवश्यक है। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें और ये कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त की गई हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन था? आंसर है केरल। यहाँ के विधानसभा उपचुनाव में अप्रैल 1982 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन था? आंसर है गोवा। देखिए विधानसभा उपचुनाव का ही चुनाव हुआ था केरल में, लेकिन पूरी तरीके से जो गोवा में चुनाव हुआ था इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा गोवा में हुआ था। नेक्स्ट है विधानसभा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव में खर्च करने की अधिकतम राशि कितनी है? 16 लाख रुपए। फरवरी 2011 की अधिसूचना के तहत लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा क्या तय की गई है? 25 से 40 लाख रुपए। नेक्स्ट है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर है सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट है किस चुनाव समिति ने पहली बार मतदान कराने की आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी? आंसर है तारकुंडे समिति ने 1974 ईस्वी में कहा था कि 18 वर्ष होनी चाहिए जो चुनाव की आयु है।
मतदाता की आयु है। मतदाता परिचय पत्र को किस चुनाव समिति ने ज़रूरी बताया था? श्यामलाल शकधर समिति ने 1981 में बताया था कि मतदाता परिचय पत्र जो है वह चुनाव समिति ने बताया था कि जरूरी है। नेक्स्ट है, एक से अधिक क्षेत्रों में चुनाव लड़ना मना हो, यह सिफारिश किस चुनाव समिति ने की थी? TN शेषन समिति ने कहा था 1992 में। चुनाव खर्च के लिए सार्वजनिक कोष की सिफारिश किस समिति ने की थी? आंसर है इंद्रजीत समिति ने 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट अब इंडियन पॉलिटिकल जीके में टॉपिक है हमारा अन्य संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनके बारे में। तो देखिए, भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? आंसर है महान्यवादी। महान्यवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्या भारत का महान्यवादी संसद के किसी सदन का सदस्य होता है? आंसर है नहीं। महान्यवादी जो होते हैं, जो प्रथम विधि अधिकारी कहलाते हैं, वो हमारे संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, संसद सदस्य नहीं होते हुए भी क्या भारत का महान्यवादी सदन में या उनकी समितियों में बोल सकता है? हाँ, सदस्य संसद में ये सदस्य तो नहीं होते हैं, लेकिन इन्हें संसद के में जाने का अनुमति होता है। लेकिन वो क्या करेंगे, समिति किसी भी बात टॉपिक जो रहेगी उस पर वो बोल सकते हैं, लेकिन मत जो है वह नहीं दे सकते। नेक्स्ट है, महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। महान्यवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, किसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो वह है महान्यवादी। महान्यवादी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र के न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है इनको। नेक्स्ट है, भारत में महान्यवादी की व्यवस्था का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? आंसर है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में भारत में जो महान्यवादी हैं उनके बारे में पता चलता है, और ये महान्यवादी हमारे भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें कैग कहा जाता है शॉर्ट में, वह कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं उनके बारे में है, जिन्हें शॉर्ट में कैग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, भारत में कैग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। महान्यवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और कैग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? आंसर है संसद के दोनों सदनों की सहमति पर इनको उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किस उम्र में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आंसर है 65 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है? आंसर है 6 साल का। जो कैग होते हैं उनका कार्यकाल है 6 साल या फिर 65 वर्ष, दोनों में से पहले जो भी कंप्लीट हो जाए उसके आधार पर यह अपनी जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने 6 साल के कार्यकाल से पहले ही 65 वर्ष का हो गया तो क्या वो सेवानिवृत्त हो जाएगा? हाँ, हमने अभी देखा कि 6 साल या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो जाए तो वह उसके आधार पर सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। यदि एग्जाम्पल में हम लोग देखें, यदि अभी उनकी जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष की है, लेकिन अभी 4 वर्ष ही उन्होंने सेवा दी है, लेकिन इसी 4 वर्ष में उनकी आयु अगर 65 वर्ष कंप्लीट हो गई तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, क्या सेवानिवृत्त होने के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण कर सकता है? तो नहीं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अगर एक बार सेवानिवृत्त हो गए तो उसके बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, वित्त आयोग। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का गठन का उल्लेख है। राष्ट्रपति को वित्त आयोग के गठन का अधिकार है। इसमें राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(1) में है।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परिषद। पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए ही एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापित करने की सिफारिश सरकारिया आयोग ने की थी। इसके सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक। राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना को बनाने में राज्यों की अहम भूमिका होनी चाहिए। इस विचार को अपनाते करते हुए सरकार के एक प्रस्तावक द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का सचिव भी इसका सचिव होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है योजना आयोग। योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग जो है अस्तित्व में आया था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 ईस्वी में आयोग ने सिफारिश की थी। सन 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वर्तमान में संघ लोक आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 42 साल की उम्र तक होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन इन्हें हटाने का जो अधिकार रहता है राज्यपाल को नहीं रहता है। ये इनकी नियुक्ति लेकिन कर सकते हैं। अब हम इंडियन पॉलिटिकल जीके के नेक्स्ट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है के गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 124। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? एक मुख्य न्यायाधीश और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर हटाने की प्रक्रिया क्या है? आंसर है महाभियोग। संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति की सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? आंसर है न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन एक बार नियुक्त होने के बाद इनके रिटायरमेंट की आयु सीमा 65 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यता तय की गई है? आंसर है वह भारत का नागरिक हो, वह उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हों, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। उसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत कर सकते हैं? आंसर है नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के बाद जब उनकी सेवानिवृत्ति हो जाएगी तो वह किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्या मुख्य न्यायाधीश दिल्ली के अलावे दूसरे किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है? हाँ, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर
वह दिल्ली के अलावा किसी भी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक जो है वह बुला सकते हैं। नेक्स्ट है, अब तक कहाँ कहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के अलावा बैठकें बुलाई है? तो हैदराबाद और श्रीनगर। अब हम नेक्स्ट इंडियन पॉलिटिकल जीके में उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी केंद्र शासित राज्य के लिए एक ही न्यायालय रख सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस उच्च अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 214 में। किसी 2 राज्य का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। क्या उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है जिसकी अवमानना पर किसी को दंडित किया जा सकता है? आंसर है हाँ, उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है जिसकी अवमानना के आधार पर किसी को दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? आंसर है उच्च न्यायालय। राज्य न्यायपालिका का जो शीर्ष होता है वह होता है उच्च न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के बारे में क्या कहता है? इसका गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा जो समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किसके समक्ष शपथ लेना होता है? आंसर है राज्यपाल। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वह राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेकर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु कितनी है? आंसर है 65 वर्ष। कदाचार और असक्षमता के आधार पर हाई कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है? आंसर है महाभियोग प्रक्रिया। इसी प्रक्रिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटाया जाता है। नेक्स्ट है, समय से पूर्व कोई भी न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे सौंप सकता है? आंसर है राष्ट्रपति को। समय से पूर्व कोई भी न्यायाधीश अपना जो इस्तीफा देना चाहें तो वह किसे देंगे? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, लोक अदालत क्या है? कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए एक वैधानिक मंच है। क्या लोक अदालतों के द्वारा किए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है? आंसर है नहीं। यह निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। भारत में पहली लोक अदालत कहाँ स्थापित की गई? आंसर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पहली लोक अदालत जो है स्थापित की गई थी। किस राज्य की उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? आंसर है केरल हाई कोर्ट।